हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पेपर उत्तर प्रदेश लेखपाल का सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो उसके साथ साथ कुछ टॉपिक को कवर करते चले। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है साइटोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका ऑप्शन जो है ये सही है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर आई है कोशिका की। कोशिका क्या होता है, तो कोशिका को हम लोग जान लेते हैं। हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। फिर से सुनिएगा, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कोशिका से संबंधित, आएगा क्वेश्चन आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है, जिसका ऑप्शन है हिस्टोलॉजी से, या मायोलॉजी से, या साइटोलॉजी से, या ऊपर लिखे सभी से। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऊतक क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। बात आई है ऊतक की, ऊतक देख लेते हैं क्या है। हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, उसे ऊतक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं या उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जान गए कि ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और इसका डिफिनीशन जान गए। ठीक है, फिर इससे जैसा जैसा क्वेश्चन बनेगा मैं उसको बताता चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऊतक से क्वेश्चन बना है। ऊतक कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं मैंने आपको अभी डिफिनीशन बताया, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है समान रचना व विभिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, या ऑप्शन बी समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, या ऑप्शन सी समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है कोशिकाओं के समूह की बात किया है और समान रचना व समान करने वाली, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। देखिए, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है, ऊतक कहते हैं। किसके समूह को? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है कोशिका, ऊतक, हड्डियां, मांसपेशी। तो दोस्तों, मैंने आपको डिफिनीशन कोशिका का बताया था। जो कोशिका होती है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए आपको ये जानने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ
कि मैंने आपसे अभी कहा कि हम लोग क्वेश्चन करने के साथ साथ एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, तो आप कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग पहले इसे कवर करेंगे, फिर इसके बाद इसी तरह कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र से हमारे कहने का मतलब यही है कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, तो कौन सी छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो किससे घिरी होती है? जिसका ऑप्शन दिया है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्गी अपरेटस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका की बात तो हुई थी, आप जान गए हैं कोशिका क्या है। थोड़ा सा इसी रिलेटेड कुछ बातें और जान जाइए, हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कोशिका के चारों ओर की कला कोशिका कला या प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से सुनिए, क्योंकि देखिए कोशिका के जो चारों तरफ घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कोशिका कला, प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक बात और नोट कीजिए कि साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर के गाढ़ा तरल पदार्थ को कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर जो होता है गाढ़ा तरल पदार्थ उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उसी साइटोप्लाज्मा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी आदि कोशिकांग स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? वो है जिसका ऑप्शन सी सही है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। राइबोसोम एक कला रहित अर्थात मेम्ब्रेनलेस कोशिकांग है। इसी में प्रोटीन निर्माण से संबंधित मशीनरी होती है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है अवायवीय श्वसन या वायुजीवी श्वसन या नाइट्रोजनी श्वसन या श्वसन संबंधी अम्लरक्तता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, वायुजीवी श्वसन। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो वायुजीवी श्वसन है एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ये जितनी भी क्रिया होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, वायुजीवी श्वसन, यह जो वायुजीवी श्वसन है एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो किस भाग को कोशिका के कहा जाता है, जिसका ऑप्शन दिया है केंद्रक, गोल्जी कॉय, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेरे प्रिय साथियों जान जाइए, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बात आई माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो इसे नोट भी कीजिएगा। चलिए सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र है, जिसे कोशिकाओं का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल इन्हीं नामों से जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं में ऑक्सीकरण की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अर्थात एडीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी नामक अधिक ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यही ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। फिर से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र है, जिसे कोशिकाओं का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी में ऑक्सीकरण की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इस कारण या इस ऑक्सीकरण की क्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अर्थात एडीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी नामक अधिक ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यही ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर न बैठे हों तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर जो पॉइंट नोट करने लायक है उसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, मैं पहले बताया आपको कि हम एक एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए आपसे बताएं कि साइटोलॉजी अर्थात कोशिका एवं अनुवांशिकी से जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन उत्पादन से, उत्सर्जन से, एंजाइम स्राव से या ऊर्जा उत्पादन से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑप्शन डी सही है, ऊर्जा उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, न्यूक्लियस। अब एक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, हमारी बातें ध्यान से समझिएगा। अगर नोट करने लायक हो, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो उसे नोट कर लीजिए ताकि बाद में आप उसे रिवाइज कर लें और याद कर लें। सुनिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक अर्थात न्यूक्लियस होता है, जो क्रियाओं का निर्देशन करता है। ठीक है, यह नाभिकीय झिल्ली नाभिक को घेरे रखती है तथा कोशिका द्रव्य से अलग करती है। ठीक है, नाभिक में दो प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं, जैसे उनका नाम है क्रोमोसोम्स तथा नाभिकीय या न्यूक्लियोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बताएंगे क्रोमोसोम्स क्या होता है
और न्यूक्लियोली क्या होता है। चलिए बता ही देते हैं आपको कि क्रोमोसोम से होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा बात। क्रोमोसोम्स जो होता है यह लंबे धागे की तरह होता है जिसमें पदार्थ रहते हैं। यह डीएनए से जीन का निर्माण होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है जो जीन अभिभावकों से बच्चों तक उनके अभिलक्षण पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको 2-3 पॉइंट मिला है कि जो जीन होता है वो अभिभावकों से बच्चों तक उनके अभिलक्षण पहुंचाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसी तरह न्यूक्लियोली है। न्यूक्लियोली क्या है इसे समझ लीजिए। न्यूक्लियोली ऐसा रूप है जो विशेष क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकार बनाते हैं। क्लियर। फिर इसी तरह न्यूक्लियोली जो है राइबोसोम को बनाने में सहायक करता है और न्यूक्लियोली प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होता है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग किस प्रकार का होता है। अर्थात फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, क्लोरोफिल किस रंग का होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्लोरोफिल का रंग काला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है या हरा होता है। तो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ठीक है, तो बात आई यहाँ पर क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा हमारी बातें ध्यान से। क्लोरोफिल को परहरित भी कहा जाता है। यह हरे रंग का एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ही पेड़ पौधे के पत्तों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरी पॉइंट है यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होता है। ध्यान से हमारी बातें समझिएगा। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला या सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल तंत्र है। ठीक है, जो बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। ठीक है, और कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है
रूथ बेनेडिक्ट, वुडवर्थ, पीटरसन या वीएन झा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वीएन झा। इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जब सबके बारे में बताएंगे दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम है, क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है डीऑक्सी क्लोरिक एसिड, या ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या ऑप्शन सी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या ऑप्शन डी डीऑक्सी नोडिक एसिड। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका ऑप्शन है आनुवंशिकता, या पर्यावरण, या जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 22 जोड़े, या 23 जोड़े, या 24 जोड़े, या 46 जोड़े। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, 23 जोड़े। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। तो क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। चलिए हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। मानव में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या जो है वह 23 होती है, 23 जोड़ी या 46 होती है। ठीक है, इसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि मादा में लिंग गुणसूत्र में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है वंशानुक्रम वातावरण प्रभाव, या वातावरण प्रभाव, या वंशानुक्रम प्रभाव, या सामुदायिक प्रभाव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, वंशानुक्रम वातावरण प्रभाव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, जिसका ऑप्शन दिया है शारीरिक क्रियाएं व दक्षता, या शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच, या वंशानुक्रम व वातावरण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वंशानुक्रम व वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, जिसका ऑप्शन दिया है लाल व हरा, या लाल व काला, काला व हरा, या काला व नीला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, लाल व हरा। तो दोस्तों रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। रंग वर्णांधता जो है आँखों का एक रोग है,
जो रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का भेद नहीं होने देता। ठीक है, यह अवस्था अक्सर आनुवंशिक होती है। इनके कारण से कुछ नेत्र रोग और दवाएं भी शामिल हैं। वर्णांधता आमतौर पर लाल व हरे रंग के प्रकाश में अंतर न कर पाने की स्थिति को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, पिता के गुणसूत्रों से, माता के गुणसूत्रों से, या माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से, या किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बताया था कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती हैं, जो मादा में 22 जोड़ी ऑटोसोम होती है और एक लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, और जिसमें एक्स पाए जाते हैं मादा में, और पुरुष में जो होता है वो पाया जाता है एक्स और वाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों का लिंग निर्धारण जो है वह पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया में क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कि हीमोलेसिस होता है, या रक्त का थक्का नहीं जमता, या लाल रुधिराणु परस्पर चिपक जाते हैं, या श्वेत रुधिराणु कोषाभक्षी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में देख लेते हैं कि हीमोफीलिया है क्या। दोस्तों हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हीमोफीलिया जो है एक ऐसा विकार है जो सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, यह एक आनुवंशिक रोग है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग है और इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, और इसके लक्षणों में कई बड़े या गहरे खरोंचे होते हैं जो जोड़ों का दर्द व सूजन होता है, उसमें अनपेक्षित रक्तस्राव या मूत्र मल में रक्त का शामिल होना होता है, अर्थात उसमें मल मूत्र के साथ रक्त भी आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिया है डब्ल्यू वाटसन को, जॉन मेंडल को, वान बेयर को, या हेंसले को। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा से जान जाइए, जॉन मेंडल के बारे में। इनका पूरा नाम है जो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, यह एक ऑस्ट्रियाई पादरी थे, ठीक, जिन्होंने वंशानुक्रम के सिद्धांत का विकास दिया था। यह सिद्धांत जो है मटर के पौधे पर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए पूछा जाएगा किस पौधे पे दिए थे, तो मटर के पौधे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिकी अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? जिसका ऑप्शन है सहन शक्ति, लचीलापन, या तेजी या तीव्रता, या सामर्थ्य। तो मेरे प्रिय साथियों इसका ऑप्शन सी सही है, तेजी या तीव्रता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है? दोस्तों ऑप्शन है आनुवांशिकता, वातावरण, जन्म स्थान, या जाति पृष्ठभूमि। तो दोस्तों लोगों की शारीरिक भिन्नता जो होती है वह आनुवांशिकता होती है, जिसका ऑप्शन
ए सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आनुवंशिकता के बारे में। दोस्तों जो प्राणी होते हैं उनमें जीन बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ठीक है, जो विशेषताएं इसमें होती है कि अगली पीढ़ी से क्या करता है, उनमें आपके गुण को प्रेरित करता है। जैसे समझिए कि अगर आपका कलर जो है, कलर को करता है, आपके स्वभाव को करता है, आपके शरीर की रचना को करता है और उसकी ऊंचाई को करता है, इसलिए यह आनुवंशिकता को बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो सभी लोग अपने फटाफट अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। चलिए।